वो सूरतें न जाने किस देश बसती हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसती हैं। आदाब नाजरीन, जिक्र आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर का, जो सूफी भी था, ज़बान उर्दू का मुमताज़ शायर भी, खुदा तरस भी था, अहले ज़बान भी, मजलूम भी था और तहरीक आज़ादी का अव्वलीन कायद भी। तैमूरी खून ने जोश मारा और 82 साल के बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की सरबराही कबूल कर ली। हिंदुस्तानी फौजियों ने बहादुर शाह जफर की ताजपोशी 11 मई 1857 को तारीखी लाल किले के दीवाने खास में की थी। ये भी फैसला हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान के अवाम अपनी पसंद का हुक्मरान मुंतखब करेंगे। इसके बाद बहादुर शाह जफर से मंसूब तारीखी पैगाम कौम के नाम जारी किया गया, जिसको मौलाना इमदादुल्लाह साबरी ने जिहाद नामा जफर का नाम दिया। हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों, उठो। खुदा ने जितनी नेमतें अता की हैं, उनमें सबसे कीमती नेमत आज़ादी है। क्या जालिम फिरंगी जिसने धोखे से हम सब की ये नेमत गस्ब कर ली है, हमेशा के लिए हमें इससे महरूम रख सकेगा? क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम जारी रह सकता है? हरगिज़ नहीं। अंग्रेज़ों ने इतने मजालिम किए हैं कि उनके गुनाहों का पैमाना लबरेज हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे मुक़द्दस मज़ाहिब को तबाह करने की नापाक कोशिश भी उनमें पैदा हो गई है। बादशाह ने हिंदुस्तान के राजाओं और नवाबों को फरमान भेजा, जिसमें लिखा था, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही हिंदुस्तान के तख्त पर बैठूं। खुदा ताला ने तुमको ये मर्तबा आली और मुल्क को दौलत इस वास्ते बख्शी है कि तुम उन लोगों को जो तुम्हारे मजहब को बिगाड़ना चाहते हैं नेस्त नाबूद कर दो। और जो इतनी कुदरत नहीं रखते, वो दिलो जान से तदबीरों में मशगूल रहें जिससे उनके मजहब की पामाली हो। अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के लिए मंसूबे तैयार होने लगे और तारीखी लाल किला अव्वलीन जंग आज़ादी का मस्कन बन गया। खजाने में रुपयों का नामो निशान न था। सिपाहियों को तनख्वाह देनी थी। कुछ लोगों की मदद से बमुश्किल 1.5 लाख रुपए का इंतजाम हुआ। बमुश्किल 1.5 लाख रुपए जमा हुए। सिर्फ 1.5 लाख? इतने में सबकी तनख्वाह दे पाना बहुत मुश्किल है। क्या सिपाही अधूरी तनख्वाह लेने पर राजी हो जाएंगे? बगावत को आगे बढ़ाना है
तो हालात से समझौता करना ही पड़ेगा। इसे भी तनख्वाह के पैसों में शामिल कर लो। नहीं सरकार, शाही जेवरात को हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें इस बात का इत्मीनान है कि आप हमें कायम बरकरार रखने के लिए जानो माल देने से भी दरेग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, दरेक कैसी? कामयाब होने के लिए हम सबको एक दूसरे के शाना बशाना आगे बढ़ना है। इसके अलावा महाजनों और मालदार अशखास को, ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ों के हवा ख्वाह हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सिपाहियों की तनख्वाह के लिए रुपया लिया जा सकता है। उम्दा तजवीज़ है। बेहतर है उसमें, बहुत बेहतर। इस तरह कुछ पैसे जमा हुए, लेकिन बदनीयत शहजादों और अफसरान की बदौलत ये पैसे शाही खजाने तक नहीं पहुंच पाए। लिहाजा पैसों की कमी और महदूद वसाइल में ही बादशाह की ज़ेर क़यादत फ़ौजियों ने ख़तरनाक हमले करना शुरू कर दिए। 2 जुलाई को बख्त खां रोहिलखंड से एक फ़ौज लेकर आए और 9 जुलाई को उन्होंने अंग्रेज़ों पर ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि उनका दबदबा बैठ गया। तमाम दुश्वारियों के बावजूद हिंदुस्तानी फ़ौज ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस बात का पता एक ख़त से चलता है जो लॉर्ड डेकिनन ने पंजाब के गवर्नर जॉन लॉरेंस को लिखा था। जयपुर को छोड़कर जहां एक कमजोर अंग्रेजी पलटन है, कलकत्ता से दिल्ली तक एक भी अंग्रेज सिपाही नहीं है। इस वक्त यही हो सकता है कि बहादुरी से लड़ा जाए और जितनी जल्द हो सके फौज तैयार की जाए। अगर फैलने से कबल ही दिल्ली के बलवाई कुचल दिए जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त बड़ा कीमती है, इसके सही इस्तेमाल पर ही सब कुछ मुनस्सर है। नासाजगार हालात के बावजूद तारीख ने एक अजीब मंजर देखा। 16 मई 1857 को दिल्ली आज़ाद हुई। बुजुर्ग बादशाह ने होशियारी और मुनासिब ढंग से हुकूमत करना शुरू कर दी। शहर में अफरा तफरी थी, लूट मार मची हुई थी, लोग खौफजदा थे। ऐसे में बुजुर्ग बादशाह ने हाथी पर बैठकर शहर का मुआयना किया, दुकानदारों को तसल्ली देकर दुकानें खुलवाईं, लोगों को समझाया, उन्हें सब्र करने की तलकीन की। शहरी और फौजी बदअमनी रोकने के लिए 10 अराकीन पर मुश्तमिल अदालत बनाई गई। बादशाह के नाम से सिक्के निकाले गए। अंग्रेज़ों के लिए वक्त था कि अपनी पॉलिसी फूट डालो और राज करो का इस्तेमाल करें, और उन्होंने वही किया। दिल्ली के उस वक्त के रेसिडेंट चार्ल्स मटकाफ ने लिखा है, हमने पंजाब में बहादुर शाह जफर के नाम से एक फरमान जा बजा चिपका दिया था। उसमें शाह ने मुसलमानों को हिदायत दी थी कि सिखों को जहां देखो मार डालो। बदकिस्मती से बगावत की तहरीक कोई मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। 16 मई को दिल्ली आज़ाद भी हो गई थी, लेकिन मुखबिरों की गद्दारियाँ और अंग्रेज़ों की जालसाजियाँ काम कर गईं, और वही हुआ जिसका खदशा बहादुर शाह जफ़र ने जाहिर किया था। आपको धोखा देने वालों में हकीम एहसानुल्लाह, जीनत महल, इलाही बख्श, जाटमल, गौरी शंकर वगैरह शामिल हैं। नेशनल आर्काइव से गौरी शंकर का एक खत बरामद हुआ है। Good morning, sir. Morning. Sit down. Thank you. हमारे स्पाई गौरी शंकर ने इस लेटर के जरिए ये इंफॉर्मेशन दिया है कि शहर और अंदरूनी किला किस जगह फौज तैनात है, कहाँ तोपें लगाई हैं। काबली दरवाजे से
था अंदरून शहर, जो 4 पुल हैं उनमें कौन सा शिकस्ता हुआ, कौन सा नहीं? रीड इट। वाज़े हुआ है कि आप मुझसे 3 सवालों के जवाब तलब करते हैं। अव्वल ये, राकिम की कारकर्दगी मंजूर हुई हो तो 60 कता खेत इनायत हों। अगर सिर्फ 1 फदवी के वास्ते इनायत करेंगे तो फदवी नहीं लेगा। सर, इस ट्रेटर का इंफॉर्मेशन हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का बेसिस बनेगा। गुड। 14 सितंबर 1857 को उन मकामात से जहां शहर की फसील शकिस्ता थी, अंग्रेज फौजी शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानियों से जमकर मुकाबला हुआ और हिंदुस्तानियों की शिकस्त हुई। घमासान जंग के दौरान बादशाह लाल किले में थे और उनकी बेगम जीनत महल लाल कुआं दिल्ली में वाक़े अपनी हवेली जीनत महल में। 19 सितंबर 1857 को हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेज़ों के हाथों हार खाई थी और बादशाह कमज़ोर और शकिस्त खुर्दा साबित हुए थे। इसके बावजूद अंग्रेज़ों के लिए बादशाह को गिरफ्तार करना आसान काम नहीं था। फूंक फूंक कर कदम रखना था। 18 सितंबर 1857 को मेजर हडसन ने बेगम जीनत महल को एक खत लिखा। मोहतरमा बेगम साहिबा, क्या लिखा है मेजर हडसन ने खत में? मेजर हडसन ने मुझे इत्मीनान दिलाया है कि मैं, मेरे वालिद यानी आप और मेरे बेटे जवां बख्त की जाँ बख्शी होगी और हमारे मालो मता की हिफाजत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर मैं अपने ज़ाती असर से बादशाह को तैयार कर लूँ कि वो खुद को हुकूमत के हवाले कर दें। ये बात तो वाज़ेह है बेटी कि बादशाह और शहजादों की सिर्फ आज़ादी ही नहीं बल्कि जिंदगी भी खतरे में है। ऐसे में मेजर हडसन की पेशकश बुरी नहीं। जी अब्बू जान। बादशाह की बदनसीबी ये रही कि वो आखिर तक मुखबिरों से घिरे रहे। जंग की नाकामी के बाद वो कुतुब साहब और निज़ामुद्दीन दरगाह की ज़ियारत करके मक्का मुअज़्ज़मा जाना चाहते थे। बख्त खान भी जिद कर रहे थे। अफसोस है कि वक्त और हालात ने हमसे वफा ना की। अपनों ही के हाथों हमने धोखा खाया। अब तो मुनासिब यही है कि निज़ामुद्दीन दरगाह और कुतुब साहब की ज़ियारत करके मक्का मुअज़्ज़मा चला जाऊं। आपकी बात गलत नहीं है हुजूर, इसे वक्त की बेवफाई ही कहिए जिसकी वजह से हम सब की जानें खतरे में है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से निकल चलिए, लखनऊ चलते हैं, वहां की आबो हवा बेहतर है। जानो माल की हिफाजत हो जाएगी तो अंग्रेजों का मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात सच्ची लगती है। ठीक है हुजूर, फिर आप फौरन रवानगी की तैयारी कीजिए। मैं भी अपना सामान बांध कर लाता हूं।
बहादुर शाह दिल्ली छोड़ने पर आमादा हो गए थे, लेकिन उनके दिल्ली छोड़कर जाने की खबर मुखबिरों ने अंग्रेज़ों तक पहुंचा दी। अंग्रेज़ों ने इलाही बख्श को समझाया कि बूढ़े बादशाह को दिल्ली मत छोड़ने दो, बाहर मत जाने दो। बिसात पलट गई। जीत लाजमी थी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली में रहेंगे तो जानो माल का खतरा है। हुकूमत ब्रितानिया ही चैन से नहीं बैठने देगी। बजा फरमाया, लेकिन बाहर निकलना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। गर्मी का मौसम है, बरसात आने वाली है, हुजूर की ज़ईफ़ी का ज़माना है। घर से निकलकर मुसाफिरत में अमन हो, तब भी घर जैसा आराम मैसर आना मुहाल है। लड़ाई भिड़ाई की तो बात ही छोड़िए। आप शहजादे शहजादियों और पर्दा नशीन बेगमात को लेकर कहाँ फिरेंगे? वैसे भी बख्त खान पठान है, मुगलों और पठानों में हमेशा ठनी रही। वो आपको धोखे में रखकर अपना बुग़्ज़ निकालना चाहता है। ठीक है, मैं दिल्ली छोड़ने या ना छोड़ने दोनों मुद्दों पर गौर करूंगा और कल जवाब दूंगा। हुजूर, आप तैयार हैं ना निकलने के लिए? आप यकीन मानिए, जान हिफाजत से होगी तो। बहादुर, मैं तेरी हर राय को पसंद करता हूँ, मगर जिस्म की कुव्वत ने अब जवाब दे दिया है। मेरा मामला तकदीर के हवाले है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो। तुम जाओ और कुछ करके दिखाओ। मैं नहीं ना सही, तुम या कोई और ही सही हिंदुस्तान की लाज रख ले। इधर बहादुर शाह जफर किला छोड़कर कुतुब शाह के लिए निकल गए थे कि अंग्रेजों की ईमा पर इलाही बख्श ने उनकी सवारी का ताक़ुब किया और उन्हें रोककर इस बात पर आमादा किया कि वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह चलें। दरगाह पहुंचकर बहादुर शाह जीनत महल से मिले और सब मिलकर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए। जब मेजर हटसन बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे पर पहुंचा तो हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर मकबरे में खुद दाखिल नहीं हुआ, इमारतों की आड़ में छुपा रहा और मिर्ज़ा इलाही बख्श की मार्फत बादशाह और बेगम को पैगाम पहुंचाया। मेजर हटसन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं बादशाह को राज़ी कर लूं कि वो खुद को हुकूमत के हवाले कर देंगे तो हुकूमत मेरी, मेरे वालिद की और मेरे बेटे की जानो माल का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। दुरुस्त फरमाया बेगम साहिबा। तो मेजर साहब से जाके ये भी कहिए कि हुकूमत को मेरे बेटे को वली अहद तस्लीम करना होगा और उसके लिए तख्त और विरासत की जमानत देनी होगी, तभी बादशाह आएंगे। अजीब औरत है ये। ऐसे हालात में जब बादशाह की जान के लाले पड़ रहे हैं, सल्तनत, जाहो हशमत, इज्जत वक़ार सब खाक में मिल चुके हैं,
इस वक्त भी बेगम साहिबा को जवां वक्त की वाली अहदी सोच रही है। जी। जाओ, जाके बोल दो मकबरे के दरवाजे की कमान अब मेरे हाथ में है। अगर वो लोग खामोशी से बाहर आकर खुद को मेरे हवाले कर देंगे तो मैं उनकी जमानत का जामिन हूँ। अगर नहीं तो बिना रहम किए मैं उनको और उनके लवाकिन को गोली मरवा दूँ। ओके? इसके बाद बादशाह बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल डोलियों में सवार होकर निकले और मेजर हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। 1926 में INA पर लिखी गई एक किताब के दिबाचे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, 80 साल कबल तारीखी लाल किले दिल्ली में एक मुकदमे की समाअत हुई थी और वो मुकदमा एक अजीम सिलसिले के आखिरी वारिस का था। उस मुकदमे ने हिंदुस्तानी तारीख के एक अहम बाब को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बादशाह के खिलाफ हकीम एहसानुल्लाह, मकंदलाल और जाटमल वगैरह ने शहादतें दी, जिससे अंग्रेज़ों के पास बादशाह को सज़ा देने का हर मुमकिन जवाज़ पैदा हो गया। 3.5 महीने तक उन पर मुकदमा चला। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंद के पेंशन खार होने के बावजूद उन्होंने 10 मई था 1 अक्टूबर 1857 के दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम सिपाहियों मोहम्मद बाग खां और मिर्ज़ा मुग़ल सूबेदार रेजिमेंट तोपखाना और देसी कमीशन अफसरान को हुकूमत के खिलाफ भड़काया और बालवे और बगावत की तरगीब दी जो दिल्ली में हुई थी। बावजूद ब्रिटिश हिंद के राया होने के आपने अपने आप को बादशाह दिल्ली मशहूर किया। शहर दिल्ली पर खिलाफ कानून कब्जा किया और गवर्नमेंट से लड़ने के लिए दिल्ली में फौज जमा की। 14 मई 1857 या उससे कबल या बाद शहर दिल्ली में 49 अंग्रेज जिनमें औरतें और बच्चे बकसरत शामिल थे कातिल कराए या उनके कातिल में हिस्सा लिया। सज़ा के मुताबिक आपको बैलगाड़ी में बैठाकर कलकत्ते भेजा गया और फिर वहाँ से पानी के रास्ते अपने ख़ानदान के 15 अफराद के साथ रंगून भेज दिया गया। यहाँ पर डंगून में वाक़े वाइल्ड रोड पर 2 मंजिला मकान की इमारत के गैरेज में आपको कैद रखा गया। यहाँ आपको न किसी से मिलने जुलने की इजाज़त थी, न लिखने पढ़ने की। आप कोयले से कमरे की दीवार पर अशार लिखते थे। गए दीवान निकल मिसल सदाए जंजीर कैद खानों के गए दर बंद के बंद कैद खानों के गए दर बंद के बंद गए दीवाने निकल मिसल सदाए जंजीर। 17 नवंबर 1862 को सर्दी में सुबह 5 बजे थे। मजलूम बादशाह अपने माबूदे हकीकी की तरफ कूच कर गए। उस वक्त बादशाह 89 साल के थे। उसी दिन दोपहर 4 बजे बरतानिया के सिपाहियों की निगरानी में उसी बंगले के सहन में सुपुर्दे खाक कर दिए गए, जहां उन्होंने कैदोबंद में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। जेलर ने बहादुर शाह जफर की वफात की जो रिपोर्ट लंदन भेजी थी, उसमें लिखा था, कुछ फासले पर बांसों की 4 दीवारी से घिरी हुई कब्र है। बातदरीज बांसों का ये जंगल दम तोड़ देगा और वहां झाड़ झंकार अपने कदम जमा देगी और मुगल बादशाह की कब्र की पहचान सफाई हस्ती से मिट जाएगी। पसे मर्ग कब्र पे जफर
कोई फातिहा भी कहाँ पढ़े, वो जो टूटी कब्र के थे निशान, उन्हें ठोकरों ने उड़ा दिया। बहादुर शाह जफर को एक कमजोर और शिकस्त खुर्दा बादशाह कहा जा सकता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी सरकार से मिलने वाले वजीफे के सहारे गुजारी। लेकिन कोई बात तो है कि उनकी वफात के लगभग 160 साल बाद भी उनकी इज्जत और एहतराम हमारे दिलों में साबित व सालिम है। वो तहरीक जिसके वो रूह रवा थे नाकाम साबित हुई, लेकिन इस तहरीक में बादशाह के ताउन को कबूल करना ही पड़ेगा कि उनकी नहीफ शख्सियत ने अहले मुल्क को आतिशी शऊर बख्शा और अवाम के जहनों में एहसास व इरफान की आग सुलग उठी, जो जद्दोजहद आज़ादी का अहम सरमाया होती है। हम बादशाह की अजमत को तहे दिल से सलाम करते हैं। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।